24 जून से संसद का विशेष सत्र 2 दिन चलेगा। नए सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थगित की नीट पीजी परीक्षा। मंत्रालय ने कहा परीक्षा की तैयारियों की जांच जरूरी। एनबीई ने कहा था निराश नहीं होंगे। नीट यूजी मामले में सरकार का नया एक्शन। सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच। शिक्षा मंत्रालय ने जांच एजेंसी को सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में जल संकट। दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता ने की मुलाकात। पानी की समस्या पर की चर्चा। उपराज्यपाल से मिला आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव में हार के बाद मायावती की पहली बड़ी बैठक। भतीजे आकाश ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सतीश मिश्रा का फिर बढ़ सकता है कद। मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को करेगा कवर। गोवा कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी हरियाणा में 2 दिन हीटवेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए केंद्र सरकार कहा है कि केंद्र सरकार में या तो पेपर लीक हो रहे हैं या तो स्थगित हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि सरकार अब भी अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर रही है। सब सबूत मिलने के बावजूद नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत को दर्शाता है। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं आपको। तो ये तो अब देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो है सारे पेपरों को रद्द किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा गंभीर मामला है और इस पे हमने पहले भी कहा, जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य रही हैं, चाहे राज्य सरकार में हो तो वहाँ पेपर लीक होता है, केंद्र सरकार में हो तो केंद्र सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। ये गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये धंधा काफ़ी दिनों से चालू है। आपने भी देखा, हम लोगों के सरकार में जाने के बाद बिहार में शिक्षकों की जो बहाली वाली जो तीसरा चरण में निकलना था, वहाँ भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद रद्द करना पड़ा। तो ये गंभीर मसला है, इस पे जो दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी की सरकार तो जब से बनी है तब से रेल हादसे हो रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहे हैं। हर तरीके से जो है पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने और एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने निष्कासन पर कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत हर बार पेपर लीक होते हैं। एनटीए महानिदेशक को अब हटा दिया गया है। जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं उनकी तारीखें जल्द ही घोषित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बार एक परीक्षा होती है और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, फिर कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई होती है और फिर वो मामला ठंडा हो जाता है, कोई देश के बाहर भाग जाता है जिस पे आरोप होते हैं और अब फिर से एनटीए जो डीजी हैं उनको हटाया गया है उनके पद से। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकारमय नहीं होना चाहिए। जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उन सभी परीक्षाओं की जल्द से जल्द तारीख घोषित की जाए, उन परीक्षाओं को पुनः कराया जाए, पुख्ता रूप में कराया जाए, जिससे भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो सके, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो सके। अगली खबर दिल्ली से है, जहां नीट पीजी 2024 के पेपर लीक का दावा। टेलीग्राम समूह पर पेपर लीक का दावा किया गया। टेलीग्राम में ग्रुप के जरिए पेपर लीक करने का दावा किया गया। के न्यूज इंडिया हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये दावा लगातार टेलीग्राम ग्रुपों पर चल रहा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये नीट पीजी 2024 के पेपर लीक का ये दावा टेलीग्राम पर किया जा रहा है। टेलीग्राम समूह पर पेपर लीक का ये जो दावा किया जा रहा है, के न्यूज इंडिया इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये दावा टेलीग्राम के विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार जो धांधलियां देखी कि जहां एक तरफ नीट यूजी में धांधली हुई, उस
तो नीट पीजी 2024 के पेपर लीक का दावा ये लगातार टेलीग्राम ग्रुपों पर किया जा रहा है कि न्यूज़ इंडिया इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये टेलीग्राम के विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। एनटीए को लेकर और लगातार पेपर कैंसिल की घोषणा को लेकर सरकार के खिलाफ जेएनयू छात्रों का फूटा है गुस्सा। जेएनयू छात्रों का कहना है कि सरकार को पूरे एनटीए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन केवल इसके निदेशक को बर्खास्त किया गया। शाखा काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जहां जड़ में समस्या है, सरकार को एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। नीट पीजी स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि नीट पीजी परीक्षा जो कल होने वाली थी आज स्थगित कर दी गई है। सरकार ने परीक्षा रद्द करने से पहले उम्मीदवारों के बारे में सोचा नहीं। वे छात्रों की पीठ में आपको बता दें छुरा घोंप रहे हैं। एक तरफ नीट यूजी में धांधली हुई, उसके बाद यूजीसी नेट में, उसके बाद सीएसआईआर नेट को पोस्टपोन कर दिया गया, और जो सरकार को कदम उठाना था एनटीए पर, पूरी की पूरी एनटीए पर, तो उसने क्या किया कि सिर्फ उसके डीजी को स्थानांतरण कर दिया, उसके डीजी को हटा दिया। जब उसके एनटीए के जड़ में खराबी है तो उसके डाल को काटने से क्या होगा। हम ये बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप एनटीए को निरस्त कीजिए, एनटीए को खत्म कीजिए, किसी भी बिचौलियों की जरूरत हमें नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस सरकार के अंदर 2 और एग्जाम होने थे इस एनडीए सरकार में, जहां एक तरफ नीट पीजी का कल एग्जाम होना था, उसको आज पोस्टपोन कर दिया गया। छात्र दूर दूर जाते हैं परीक्षा लिखने के लिए, तो उनका कोई ख्याल इस सरकार को नहीं आया, इस एनडीए सरकार को नहीं आया। और वही बिहार में टेट के भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो पूरी तरह से ये सरकार लग गई है, एनडीए की सरकार लग गई है छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंपने। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर दिल्ली से, जहां नीट पीजी के स्थगित होने पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। एबीवीपी के महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला कहते हैं कि छात्र नीट पीजी के स्थगन से नाराज हैं और दुखी हैं। छात्र उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके कारण नेट पीजी को स्थगित करना पड़ा है। क्या कुछ कहा एबीवीपी के महासचिव याज्ञवल्क्य ने, आपको सुनाते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा नीट पीजी परीक्षा स्थगित किए जाने के कारण से आज छात्रों के मन में आक्रोश भी है और छात्र आज दुखित भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यदि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पास किसी भी प्रकार की कोई इनपुट रहा हो, किसी प्रकार की कोई आशंका रही हो जिसको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है, तो विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि वो कारण कौन से रहे जिनको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया। विद्यार्थी जानना चाहता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो कार्रवाई है और उसके आधार पर जो परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए। ये आज परीक्षा के नाम पर मजाक का एक वातावरण देश के अंदर में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आज कितनी यात्रा करके शहर के अंदर में होटल बुक करते हुए, रूम बुक करते हुए परीक्षा की तैयारी में छात्र लगे होंगे और अचानक परीक्षा रद्द करने का निर्णय आता है। छात्रों के मन में बहुत ही पीड़ा है। मुझे लगता है कि परीक्षा के प्रति इस प्रकार का मजाक न बनाया जाए और परीक्षा की गंभीरता इस देश के अंदर में बरकरार रहे, बहाल रहे। इस प्रकार के ठोस निर्णय करने की दिशा में भारत की सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां एनईटी आपको नीट पीजी स्थगित होने पर एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने भी सरकार को घेरा है। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, अपनी बात रखते हुए उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है, आखिर समय में परीक्षा स्थगित करने का क्या मतलब है, आखिरी समय में ये निर्णय क्यों लिया गया। अभ्यर्थी गुस्से में हैं और साथ ही चिंतित भी हैं कि शिक्षा प्रणाली के साथ ये हो क्या रहा है। देखिए, अभी नीट पीजी का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया। अगर सरकार को डिपार्टमेंट को एग्जाम पोस्टपोन करना था तो 2-3 दिन 4 दिन पहले पोस्टपोन कर देते। अब लास्ट मोड पे एग्जाम पोस्टपोन करके छात्रों के फोन तक आने शुरू हो गए हैं। कोई दिल्ली का छात्र आगरा में फंस गया है, कोई छात्र गांव से आके किसी और दूसरे शहर में फंस गया है। छात्रों के अंदर गुस्सा भी है और डर भी है कि क्या देश में भद्दा मजाक चल रहा है हमारी शिक्षा के साथ। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां ग्रुप ऐप के जरिए नीट पीजी 2024 के पेपर लीक करने का दावा किया जा रहा है। उनके पास नीट पीजी और एफएमजीई परीक्षाओं से संबंधित कई टेलीग्राम समूह हैं। समूह इतना संदिग्ध लगता है क्योंकि उन्होंने अपने ऐप के माध्यम से परीक्षा के प्रश्नों और उत्तरों को लीक करने के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी प्रक्रिया विकसित की है। नीट यूजी परीक्षाओं से पहले भी
इसी तरह की गतिविधियां देखी गई थी, इसलिए इस टेलीग्राम चैनल की जांच होनी चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बीएसपी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। बीएसपी में आकाश आनंद की फिर से रिलॉन्चिंग हुई है। आकाश आनंद को बनाया गया फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो इसी पद से हटाए गए थे आकाश आनंद और फिर से उनकी ताजपोशी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर हुई है। मायावती ने आकाश आनंद को बनाया फिर से उत्तराधिकारी। बीएसपी की चल रही बड़ी बैठक खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बीएसपी को बैठक मायावती कार्यालय से बैठक के बाद निकली हैं, वहीं सतीश चंद्र मिश्र भी कार्यालय से बाहर निकले हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी बैठक के बाद कार्यालय से निकले हैं और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बीच में जिस आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया था, लापरवाह उनको अपरिपक्व बोल के हटा दिया गया था और लोकसभा चुनाव के खत्म होने के कुछ समय बाद ही उनको फिर से यही इसी पद पर ताजपोशी फिर से मिलने जा रही है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर एक बार फिर से आकाश आनंद की ताजपोशी हुई है और उनको मायावती का उत्तराधिकारी भी एक बार फिर से बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है लखनऊ से। ये खबर बीएसपी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। बीएसपी में आकाश आनंद की फिर रिलॉन्चिंग हुई है। तो लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से आपको बता दें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था। उसके बाद अब फिर से उनको रिलॉन्च किया गया है। माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी, पूरे देश की जिम्मेदारी दी है माननीय जो आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश। बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहां जहां यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहां आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़े। हमारे साथ इस समय जो है सरवर मलिक साहब हैं। सर, क्या हुआ जो है आज बैठक में? आज बैठक में बहन जी दिशा निर्देश दिए, हम लोग कैसे काम करने हैं, हार के क्या क्या कारण रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। आकाश आनंद जी को फिर से कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बहन जी ने बना दिया है और हम लोग साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। बहन जी के कंधे में बहुत बोझ है, हम लोग को सारा बोझ उनका थोड़ा कम करना है। वो सारी जिम्मेदारी आकाश जी पे और हम सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं में दी गई है। तो ये हमारे साथ जो है सरवर मलिक थे, पूर्व लखनऊ के प्रत्याशी रहे हैं। इन्होंने कहा कि आकाश आनंद की बीएसपी में फिर वापसी हो चुकी है। एक तरह से उनको फिर से रिलॉन्च कर दिया गया है। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। देश की बात में रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां सरकार की योजनाओं पर एक बार फिर से पलीता लगता दिखाई दिया है। गंगा स्वच्छता अभियान को जिला प्रशासन लगा रहा पलीता। गंगा घाट के किनारे रेत में दफनाए जा रहे हैं 100। सैकड़ों की संख्या में रेत में दफन किए जा रहे हैं 100। के न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं ये तस्वीरें। सैकड़ों की संख्या में गंगा किनारे गड्ढों में दफन किए जा रहे हैं 100। गंगा के किनारे 100 दफनाने पर पूरी तरह से रोक है। रोक के बावजूद भी दफन किए जा रहे हैं रेत में ये 100। सीएम की सख्ती के बाद भी जिला प्रशासन की लचर प्रक्रिया से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते दफनाए जा रहे हैं 100। आसपास के रहने वाले ग्रामीणों ने भी जताई है नाराजगी। सरकार के निर्देशों का जिला प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करता दिखाई दे रहा है। तो रायबरेली के गिगासू गंगा घाट में दफनाए जा रहे हैं 100। तो सीएम की सख्ती के बाद भी जिला प्रशासन की लचर प्रक्रिया लगातार जारी है। निरंतर 100 दफनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से ये लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
तो प्रशासन की लच्चर कार्रवाई की वजह से इस तरीके की तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं। लगातार इन शवों को दफनाया जा रहा है, रेत में इन शवों को दफनाया जा रहा है और घाटों को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। सीएम की सख्ती भी इन लोगों पर असर नहीं होती दिख रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली खबर है, जहां ट्रैक्टर से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक कर रहे हैं स्टंटबाजी। रुपयों की शर्त लगाकर स्टंट करते दिखे हैं ये ट्रैक्टर चालक। स्टंट के दौरान एक दूसरे के ट्रैक्टर को खींच रहे हैं। तो स्टंट का लोग वीडियो भी बनाते नजर आए हैं। रुद्रपुर गांव का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो पैसों की शर्त लगाकर स्टंट करते हैं ये ट्रैक्टर चालक और स्टंटबाजी का ये खेल देखने को मिल रहा है और लोगों की खुद की और लोगों की जिंदगी को जोखिम में डालकर ये स्टंटबाजी का खेल लगातार चल रहा है। तमाम सख्ती के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पैसों की शर्त लगाकर ये स्टंटबाज ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। लोग नजदीक खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं और जरा सी चूक हुई कि ये लोग भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके का ये स्टंटबाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम सख्ती के बावजूद भी इस तरीके का ये जो स्टंटबाजी का खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जुड़ रहे हैं भैया दोनों ट्रैक्टर आपस में। तो अमरोहा में ट्रैक्टर स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये स्टंटबाजी का खेल खेला जा रहा है। लोगों की जिंदगी और खुद की भी जिंदगी दांव पर लगाकर स्टंटबाजी का ये खेल खेला जा रहा है। चंद रुपयों की शर्त के पीछे ये स्टंटबाजी की जा रही है। स्टंटबाजी का ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रशासन की चेतावनी और सख्ती के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इस बीच बरेली से अहम खबर सामने आई है। गैंगवार की घटना में नया मोड़ सामने आया है। उत्तराखंड की आपको बता दें, गैंगवार की घटना में नया मोड़ सामने आया है। वीडियो वायरल कर लगाया कैबिनेट मंत्री के पति पर आरोप। आपको बता दें, बिल्डर राजीव ने पप्पू को घटना का मास्टरमाइंड बताया है। राजीव राणा ने प्लॉट बीडीए बरेली से खरीदने की बात कही है। तो पप्पू गिरधारी प्लॉट पर चाहता है कब्जा, राजीव राणा ने यह बात कही है। पहले भी पप्पू गिरधारी ने कराया घर पर हमला, राणा के द्वारा यह बात कही गई। आपको बता दें कि कल की वारदात के बाद से फरार है बिल्डर राजीव राणा। तो राजीव राणा की अब बात सामने आई है। कल प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग और बीच सड़क पर गैंगवार होता नजर आया था और उसमें अब अहम अपडेट सामने आया है। कई नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस मामले में इज्जत नगर के पीलीभीत बाईपास पर यह फायरिंग की घटना हुई थी। बीच सड़क पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। तो बरेली में गैंगवार में अब नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें, उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पर आरोप लगने की बात सामने आई है। एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है। ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे, कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पे माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पे मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया।
तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा, जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। तो उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पर आरोप लगा है। आपको बता दें कि नया मोड़ सामने आया है। सानू कुमार हमारे साथ बरेली से, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, बरेली में जो रोड पर गैंगवार देखने को मिला था उसमें अब नया मोड़ सामने आया है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति पर अब आरोप लगते दिख रहे हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? और देखिए मानस, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल बरेली में गैंगवॉर हुआ और ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो जिस तरीके से पूरे बरेली से लेकर के मुख्यालय यानी कि लखनऊ तक जिसने दहशत मचाई और कहीं ना कहीं जो बरेली का पुलिस महकमा था वो भी कांप उठा था, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जो बिल्डर थे राजीव राणा और जो उपाध्याय था दूसरी तरफ का पक्ष था, दोनों में ही पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन इसमें लगातार फायरिंग हुई और जमीन कब्जाने को लेकर के आगजनी को भी मोड़ दिया गया। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जब करीब 150 अज्ञात और 15 लोग नामजद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें खुद पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल का भी नाम शामिल किया गया। हालांकि उनकी तरफ से भी ट्वीट आया, उनकी तरफ से भी उन्होंने एक पोस्ट किया कि वो वृंदावन में मौजूद है। लेकिन ये चैप्टर यहीं पर क्लोज नहीं हुआ मानस, इसमें अब एक नया मोड़ आया है। जो मुख्य आरोपी, जिसमें पुलिस ने जिसको मुख्य आरोपी राजीव राणा को बनाया है, उसने एक अपना वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो में उसने खुद कहा है, उसने अपना बयान दिया है कि वो एसएसपी बरेली से अपनी बात रखना चाहते हैं। उसने कहा है कि जो उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य, उनका पति है जो कि पप्पू गिरधारी, वो बरेली में ही रहते हैं और उन्हीं ने इस पूरे गैंगवॉर को अंजाम दिया है और गैंगवॉर कराने में उनका पूरा हाथ है। दरअसल उसने बड़े आरोप ये भी लगाए हैं कि जो जमीन उसने जो प्लॉट को लेकर के बवाल हुआ, उस प्लॉट को उसने बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्वीकृति के बाद ही उसने खरीदा और इस पर कोई भी विवाद नहीं है। साफ तौर पर से पप्पू गिरधारी ने उनसे एक बार कहा था कि ये प्लॉट हमें बेच दो, उन्होंने इस साफ तौर पर से इसको इनकार किया गया क्योंकि कीमती जगह है और उसको कहीं ना कहीं जो पप्पू गिरधारी हैं उनको नागवार ये पूरी बात गुजरी और उन्होंने कई बार पहले भी इस पर हमला करवाया और अब पूरे मामले पर कल जो है अपने गुर्गों को भेज करके और उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई। इस तरीके के तमाम आरोप जो है राजीव राणा ने लगाए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस वीडियो की जांच कर रही है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और जो राजीव राणा यानी कि जो मुख्य आरोपी है उससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो बरेली में तो है नहीं, बरेली से फरार चल रहा है, वो कब उनकी गिरफ्त में आता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में मानस 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है जो गोलीबारी कर रहे थे। इसमें जो मुख्य आरोपी जिसने गोलीबारी की थी और कई लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, ललित सक्सेना, उसको देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मानस अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है ब्राम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो पूर्व में बिथरी चैनपुर के विधायक रहे हैं पप्पू भरतौल यानी कि राजेश मिश्रा जो बीजेपी से विधायक है, उनका इसमें नाम डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को और लंबा खींचा जाएगा क्योंकि पप्पू भरतौल लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनका जो बेटे हैं विक्की भरतौल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बरेली पुलिस तक उनकी ये बात पहुंचे कि वो इस समय भी वृंदावन में मौजूद है और वृंदावन से उन्होंने अपनी तस्वीर भी एट प्रेजेंट की भेजी है। फिलहाल अभी तक मानस ये पूरी जो गुत्थी है वो सुलझाने में बरेली पुलिस लगी हुई है। हालांकि एसएसपी घुले सुशील चंद्रवान ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो स्थानीय पुलिस थी उसके करीब 7 लोगों को और इंस्पेक्टर समेत तमाम बीट आरक्षियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लखनऊ के जो पुलिस महकमा है वहां से नजर बनी हुई है, देखना होगा इस पूरे मामले पर कब ब्राम लगता हुआ नजर आएगा। मानस निश्चित रूप से सानू, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे इस अहम खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि नया मोड़ अब इस घटना में सामने आया है। बीच सड़क पर दबंगई और गुंडई जो देखने को मिली थी, फायरिंग की घटना बरेली में देखने को मिली थी। पूरे प्रदेश की नजर इस घटना पर एकाएक गई थी और अब इस घटना में नया मोड़ सामने आया है। कल प्लॉट पर कब्जे को लेकर फायरिंग हुई थी और अब आज इस पर नया मोड़ आया है। राजीव राणा जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया था, उसने वीडियो जारी कर एसएसपी से अपनी बात रखी एसएसपी के सामने और अपने आप को निर्दोष बताया है। उसके बाद अब देखना होगा कि पुलिस किस एंगल पर जांच करती है। हालांकि
हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि अब वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस वीडियो की पुष्टि कर रही है और उसके बाद अब आगे की जांच पड़ताल उसी हिसाब से आगे पुलिस बढ़ा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां डिवाइडर पर खंबे में करंट उतरने से युवक की मौत हुई। आपको बता दें, स्ट्रीट लाइट के खंबे में करंट उतरने से युवक की मौत हुई है। डिवाइडर क्रॉस करते समय लगा करंट। नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कस्बा कैसरगंज की ये घटना है। कैसरगंज वासियों में मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिला। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तो बहराइच के कैसरगंज तहसील परिसर के पास की यह घटना है। नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, विद्युत जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, डिवाइडर के बीचों बीच में स्ट्रीट लाइट के लिए जो खंभे लगाए जाते हैं, उसमें करंट उतरने से युवक की दर्दनाक मौत की ये तस्वीरें सामने आई हैं। नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही आपको बता दें सामने आई है। कैसरगंज कस्बा वासियों में मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये सड़क के डिवाइडर के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट की जो खंबे होते हैं, उसमें करंट उतरने के बाद यह घटना सामने आई है, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हुई है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर, जहां पानी निकास के विवाद ने पकड़ा है तूल। दो समुदाय के लोगों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जहानाबाद इलाके के बरहा विक्रम गांव की है पूरी घटना। तो दो समुदायों के लोगों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों में थाने में दी है तहरीर। यह अहम खबर आपको पीलीभीत से दिखा रहे हैं। थाना जहानाबाद की यह घटना, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जहानाबाद इलाके के बरहा विक्रम गांव का यह है पूरा मामला। तो पानी निकास के विवाद ने तूल पकड़ा है, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली अहम खबर है। परीक्षा लीक मामले में भड़के हैं सपाई। सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। लगातार लीक हो रही परीक्षाओं को लेकर आंदोलित नजर आए हैं सपाई। नीट की सीबीआई जांच पर परीक्षा रद्द करने की मांग। पुलिस भर्ती परीक्षा के आवेदकों को भत्ता दिलाने की मांग की गई है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री सहित जिम्मेदारों को जेल भेजने की भी मांग की गई है। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के आवेदकों को भत्ता दिलाने की भी मांग की है सपाइयों ने। शिक्षा मंत्री सहित जिम्मेदारों को जेल भेजने की भी मांग की है। तो यह अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा लीक मामले में भड़के हैं सपाई। सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर बैनर पोस्टर के साथ ये विरोध प्रदर्शन करते आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने यह प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर जमकर किया गया है प्रदर्शन। सभी लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। जितनी भर्तियां हो रही हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं, सारे पेपर परीक्षा होते ही लीक हो जाते। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। सैलून की दुकान पर कटिंग कराने आया था युवक। बाइक मैकेनिक पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मेरठ से अहम खबर, गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। सैलून की दुकान पर कटिंग कराने आया था युवक। बाइक मैकेनिक पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सैलून की दुकान पर कटिंग कराने आया था यह युवक, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक मैकेनिक पर हत्या करने का आरोप लगा है।
तो पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। थाना लोहिया नगर का यह है पूरा मामला। देखिए, थाना लोहिया नगर फतेहुल्लापुर में हेयर ड्रेसर की दुकान पर एक समीर नाम का व्यक्ति था। वो अपने बाल कटवा रहा था। उसमें एक अमीरू नाम के व्यक्ति ने उसको गोली मारी है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि कल इनकी आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी इनका, जिसको लेके आज ये जो अमीरू नाम का व्यक्ति आया था उसको बाल कटा था, जिसमें उसको गोली मार दी गई है। जो घायल था उसको उपचार हेतु तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसको पकड़ने जो अमीर उसको पकड़ने के लिए हमने टीम लगा दी गई है और सीसीटीवी कैमरा वगैरह से फुटेज चेक किया जाएगा तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कासगंज से, जहां कवरेज करने गए पत्रकार से मारपीट की है। पुलिसकर्मी व ग्रामीणों ने मारपीट की है। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गया था पत्रकार, जिला अस्पताल में कवरेज करने गया था। सुबोध माहेश्वरी परिजनों सहित एक पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। मारपीट में पत्रकार को आई हैं अंदरूनी चोटें। पत्रकार का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र से हुआ था हादसा। ये सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। तो मामू स्थित जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पत्रकार की पिटाई की गई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी और परिजनों ने पत्रकार की जमकर पिटाई की है। मारपीट में पत्रकार को गंभीर चोटें आई हैं। पत्रकार का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां लीलासी चौकी स्थित लीलासी सगोदबंध मार्ग पर आईटीआई कार्यकर्ता पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया गया, जिसे ग्राम प्रधान ने अपने निजी साधन से तत्काल म्योरपुर सीएचसी ले जाया गया। ग्रामीणों की माने तो जिस जमीन का विवाद था, वन भूमि की जमीन है, जिस पर कब्जा की बात सामने आई है। राजकुमारी पत्नी राम वृक्ष का कब्जा बताया जाता है। सीएचसी अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि आज एक युवक के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे प्रथम उपचार दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युवक पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। युवक की अब जान खतरे से बाहर है। चलो भाई बाहर आओ, चलो एम्बुलेंस किनारे हो डॉक्टर साहब फोटो आ रहे ये यहीं का लोकल जो है मामला है, ये वासुदेव प्रसाद का है। इनके ऊपर जो है कुल्हाड़ी से हमला जो है किया गया है, जो जमीनी विवाद का कारण बताया जाता है जी। इसकी वजह से अभी आए हॉस्पिटल में, इनका चल रहा है ट्रीटमेंट। ये मामला आपसी विवाद का है लोगों की जमीन का। स्थिति क्या है सर चोट का? तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं लगा। कुल्हाड़ी से काटे हुए बता रहे हैं जो है उसका हो गया है, टाका वगैरह लग गया, कोई जो है गंभीर मामला नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय पर्वतीय महासंघ द्वारा 1 अप्रैल 2005 से लागू सरकार सेवकों पर नई पेंशन योजना के विरोध में गांधी प्रतिमा हजरतगंज पर शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में सरकारी समस्त नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना संपूर्ण लंबित सहित दिया जाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी ने कहा कि क्योंकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत पुरानी पेंशन की एकमात्र ही सहारा रहती है। संयोजक मोहन बिष्ट ने कहा कि पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने को असहाय व असहाय महसूस करता है। इस अवसर पर समाजसेवी हेमा डुबरियाल, दिनेश उप्रेती, अमित पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस अवसर पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री समेत सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। एक नारा देने और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सिविल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। अगली खबर अमरोहा से है, जहां गजरोला हाईवे पर बाइक स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वाले 2 युवकों को पकड़कर चालान किया है। उप निरीक्षक सुभाष चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम कामेश्वर, तनिष्क, वीरेंद्र, पवन, नितिन के साथ मिलकर स्टंट करने वाले दोनों युवकों को पकड़ लिया है। उसके बाद में एक ने अपना नाम हर्ष जिंदल, पुत्र जुगल किशोर निवासी सुल्तानपुर, आपको बता दें सुल्तान नगर, दूसरे ने सरफराज पुत्र तस्लीम निवासी सैफी नगर बताया। दोनों की बाइकों को सीज किया गया है और संबंधित धाराओं में चालान किया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से पूरे देश और दुनिया में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और 5 साल के बालक स्वरूप प्रभु राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अब प्रभु राम का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों के माथे पर ना ही तिलक लगेगा और ना ही पुजारी गर्भगृह में भोग लगाएंगे। आपको बता दें बालक राम के चरणामृत का प्रसाद देंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने तत्काल प्रभाव से गर्भगृह के पुजारी को ऐसा करने से रोक लगा दी है। इसके साथ साथ जो पुजारी को दक्षिणा प्राप्त होती थी वह भी दान पेटी में जाएगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा कि हर मंदिरों में भक्तों को चरणामृत और चंदन लगाया जाता है। रामानंदी शास्त्रों में वर्णन है कि रामानंदी परंपरा के मंदिर में चरणामृत दिया जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को इसके लिए वंचित किया है। इसके साथ ही तिलक चंदन को भी बंद कर दिया गया है। अभी तक भक्तों को चंदन लगाया जाता था। है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब ये हुआ कि जो परंपरा रामानंदाचार्य जी की है
और वही परंपरा के अनुसार यहाँ के पूजा अर्चना भोग राग रख रखाव सारी बात होगा और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सब रामानंद संप्रदाय के अनुकूल नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति आते सबसे प्रथम जितने भी मंदिर हैं यहाँ रामानंदाचार्य की परंपरा के सब में चरणामृत मिलता है, क्योंकि भगवान के जो शालिग्राम भगवान के जो स्नान कराए जाते हैं उसी को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ बहराइच राजमार्ग पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं लोग। डग्गा मार वाहन एक तरफ प्रशासन यातायात नियमों की जागरूकता के लिए जगह जगह अभियान चलाकर जागरूक कर रही है, चेकिंग अभियान चलाकर रोकथाम भी कर रही है, लेकिन इसका असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। चंद पैसों के लालच में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे ये वाहन 8 सवारी लटकाकर फखरपुर से बहराइच के लिए निकलते हैं। यातायात विभाग को खुलेआम ये चुनौती दे रहे हैं। ये वाहन इनके अंदर प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है इनके अंदर। यातायात विभाग की आंखों पर भी पट्टी बंधी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं ये डग्गा मार वाहन। खुलेआम ये डग्गा मारी का खेल चल रहा है और किसी की नज़र इन फर्राटा भर रहे डग्गा मार वाहनों पर नहीं पड़ रही है। आपको बता दें यातायात विभाग भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है फिर लीपापोती का खेल चालू होता है, फिर कार्रवाइयों का खेल शुरू होता है, लेकिन दुर्घटना से पहले ऐसी तस्वीरों पर किसी की नज़र नहीं जाती है ताकि दुर्घटना से पहले ऐसी चीज़ों को रोका जा सके, ऐसे डग्गा मार वाहनों को रोका जा सके ताकि दुर्घटनाएं ना हो। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। पूरी तरह से यातायात व्यवस्थाओं को चुनौती देते नजर आ रहे हैं ये डग्गा मार वाहन, लेकिन इन डग्गा मार वाहनों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कार्रवाई होती भी है तो फिर से ये लोग डग्गा मारी करने लगते हैं, लेकिन निरंतर इस तरीके की कार्रवाई न होने से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के थाना साइबर क्राइम ह्यूमन सर्विलांस टीम द्वारा आईटी एक्ट से संबंधित प्रकाश में आए एक नाइजीरियन अभियुक्त ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में उक्त घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक सिंह के निर्देशन पर पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज जोगेंद्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ विकास कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी यातायात चंद्रनगर पीर बाजार रोड थाना निहाल विहार दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस को एक मोबाइल फोन टेक्नो स्पार्क कंपनी ग्रे कलर का बरामद हुआ है। जनपद फतेहगढ़ की साइबर थाना में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी मुकदमा डॉक्टर अमित शुक्ला ने ये बताया कि उनके पत्नी के लिए दवा चाहिए था और उनकी पत्नी ने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर एक लंदन की नंबर को कॉल करके दवा ऑर्डर किया और उसके लिए उन्होंने उसके खाते में लगभग 3,19,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। लेकिन दवा जब उन्हें मिला नहीं तो उन्हें बाद में पता चला कि साइबर ठगी उनके साथ हो गई है। इसके आधार पर पुलिस ने यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसे साइबर थाना के थाना प्रभारी स्वयं विवेचना कर रहे थे और विवेचना करते हुए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर एक मुलजिम जो कि नाइजीरिया का नागरिक है और उसका नाम ओलाडेले है और इसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, का प्रकाश में आया और उसके बाद हमारी पुलिस यहाँ से दिल्ली जाकर उसे गिरफ्तार करके उसे रिमांड के आधार पर यहाँ पे लाया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत देने और माथे पर चंदन का तिलक लगाने पर रोक के श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसले पर लोगों की राय बंटी हुई है। राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों
को ही खास माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत देने और माथे पर चंदन का तिलक लगाने पर रोक के श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसले पर लोगों की राय बटी हुई है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों को ही खास माना जाता है। टीका और चरणामृत भगवान का स्वरूप होता है। ये हर भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलना एक भक्तों के लिए एक बहुत मान सम्मान की बात होती है, जो प्रभु द्वारा दिया गया आशीर्वाद होता है। ये सदैव हम भक्तों को देगा। अगर ये मतलब भगवान का प्रसाद मतलब कुछ भी रूप में हम लोगों को अगर मिलेगा तो यहाँ पर श्रद्धालु अपनी भक्ति से और प्रेरित होंगे। सही जिस तरीके से निर्णय लिया है वो बहुत सही लिया है, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत लोग अलग अलग तरीके से आते हैं और निर्णय भी सही लिया है। जब लिया रामलला ने निर्णय लिया है तो सब कुछ सही लिया होगा। मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। उनके मुताबिक हर श्रद्धालु को चरणामृत देना और तिलक लगाना पुजारियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ट्रस्ट ने जो लिया है वो आम दर्शनार्थियों के हित को देखते हुए लिया है, क्योंकि जो बीच में कुछ लोगों को चंदन टीका ईका से विघ्न पैदा होता था और उनको दर्शन में भी दिक्कत होती थी, तो वो दूर हो जाएगी और आम यात्री जो दर्शनार्थी भक्त आया हुआ है उन सबके साथ जो है हम समान व्यवहार करें तो सबको दें, तो वो संभव है नहीं, उसमें समय बहुत लगता है। तो इसलिए ट्रस्ट ने कहा कि समान व्यवहार हो, इसलिए उसको रोक दिया गया। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। हर दिन देश भर से लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। इससे पहले यात्रा के रास्ते पर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए लंगर समितियां कठुआ जिले के लखनपुर पहुंची हैं। कठुआ के लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से इन समितियों का स्वागत किया है। समितियों ने तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए सरकार से पानी, गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी सुविधाओं देने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। इससे पहले यात्रा के रास्ते पर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए लंगर समितियां कठुआ जिले के लखनपुर पहुंची। कठुआ के लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से समितियों का स्वागत किया। हम भंडारा पिछले 27 साल से पोषपत्री में लगा रहे हैं और पोषपत्री में आपको रहने की सुविधा, बाथरूम, टॉयलेट और नहाने की व्यवस्था 24 घंटे। हमने वहाँ बिजली अपनी बना रखी है, टरबाइन लगा रखी है। 24 घंटे किसी भी यात्री को आना हो उसको गर्म पानी मिलेगा, शावर लगे हुए हैं। और एक हमने वहाँ बेकरी लगाई है जिसमें बेकरी में बिस्किट, मफिन, सबवे और ब्रेड सब चीज़ अपनी बनती है। समितियों ने तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए सरकार से पानी, गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी सुविधाएं देने की अपील की है। सरकार की तरफ से जो टॉयलेट्स की है, पानी की है, सड़क की है, ये व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से चाहते हैं। बिजली है, बिजली हमारे पास तो अपनी बन रही है, बाकी सब जगह जनरेटरों में हो रही है। बस बिजली की व्यवस्था हो जाए। सरकार से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यही हैं। हमारे को अपना केरोसिन या वो जो हमारे को चाहिए होती है सिलेंडर वगैरह, वो कंट्रोल रेट में मिले। सबके सहयोग से यात्रा होती है और जो भी यात्री आते हैं वो भी उनके अंदर से इतनी खुशी रहती है उनको कि हम पूरी तरह समर्पित हैं। यानी कि जो सेवादार हैं वो तो समर्पित हैं ही हैं। जो उस समय यात्री आता है, जो दर्शन के लिए आता है, वो भी अपने आप को पूरी तरह बाबा के लिए समर्पित रहता है। सामाजिक संगठनों ने यहाँ मजदूरों के लिए रहने खाने जैसी सुविधाओं का बंदोबस्त किया है। हमें भी अवसर मिला इनका वेलकम करने के लिए। रिवाज पैलेस में इनका आज स्टे है, डिनर है, सुबह ब्रेकफास्ट है, आराम से स्टे करेंगे, यहाँ से जाएंगे। तो हमें भी खुशी प्राप्त हुई इनसे साथ जुड़ने का और इनके सुनने का कि कितनी श्रद्धा भाव है हमारे इस सनातन में कि बोले की फौज करेगी मौज। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में 3880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की यात्रा
29 जून को शुरू होगी। 52 दिन चलने वाली यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गर्मी के महीनों में सैलानी पहाड़ का रुख कर रहे हैं। हिमाचल में सैलानियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल मई महीने में 74 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं। कुल 74,64,184 पर्यटकों में विदेशी पर्यटकों की संख्या 32,415 है। ये संख्या पिछले साल 23,174 थी। पिछले साल मई में 72,02,956 पर्यटक हिमाचल पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस साल मई तक राज्य में पहुंचने वाले टूरिस्टों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 3.5% ज्यादा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक मई की आखिर तक लगभग 32,000 विदेशी टूरिस्टों समेत 74 लाख से ज्यादा सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। वहीं पिछले साल इसी दौरान लगभग 23,000 विदेशी सैलानियों समेत लगभग 72 लाख पर्यटक आए थे, यानी करीब 3.5% बढ़ोतरी हुई है। कोविड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक जो मंदी आई थी थोड़ी, उसको हम लोगों ने राज्य सरकार ने भी काफी इस पर प्रयास करके जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे या जो कनेक्टिविटी पर काम करना था, वो बहुत सी हमने कदम उठाए थे आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में। और हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो मंदी आई थी पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद से अब हम लोग उसको अच्छी तरह से हमने रिकवर किया है। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि ठहरने के इंतजाम बेहतर होने की वजह से सैलानियों ने राज्य में ज्यादा वक्त बिताया, जिससे व्यापारियों की कमाई में इजाफा हुआ है। पर्यटन यहाँ जो आ रहे हैं, हमें जो फीडबैक मिला है होटल एसोसिएशंस, ट्रैवल एसोसिएशंस, इन सब से, तो उससे हमें पता चल रहा है कि उनकी ऑक्यूपेंसी भी बहुत बढ़िया है और लोग जो आ रहे हैं वो इधर समय भी बिता रहे हैं, यानी जो नंबर ऑफ नाइट स्टे का है वो भी अच्छा चल रहा है, जिसके कारण जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा हो रहा है और उनको भी बिजनेस मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिमला को पीछे छोड़ते हुए सोलन सैलानियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। शिमला हिल स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा टूरिस्ट सोलन पहुंचे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा सैलानी कुल्लू आए और उसके बाद सोलन और शिमला पहुंचे। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।